Hello students, I am Arvinder Kaur at Mindar and we will continue our discussion on the chapter Ruling the Countryside, chapter 3 from class 8th history. But before we start, same information for you. Watch video carefully and answer the questions in the comment box. So, this is the second video lecture. In our previous video lecture, we discussed that how Britishers introduced different revenue settlements in India. कैसे इंडिया में उन्होंने टैक्स कलेक्ट करने के लिए अलग अलग सिस्टम्स का इस्तेमाल किया एंड व्हाट वाज द रिजल्ट दैट इंडियन एग्रीकल्चर वाज टोटली कोलैप्स्ड. यहाँ के जो पीजेंट्स थे उनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा मिजरेबल होती चली गई. बट व्हाट नेक्स्ट? ब्रिटिशर्स वर नॉट सोनली डिपेंडेंट ओनली ऑन द रिवेन्यू. वो सिर्फ अब रिवेन्यू पे डिपेंड नहीं रहे थे. अपनी इनकम को एक्सपेंड करने के लिए और ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने के लिए नाउ दे डिसाइडेड टू यूज़ द इंडियन क्रॉप्स. अब उन्होंने डिसाइड कर लिया कि अब वो इंडिया में वही क्रॉप्स ग्रो कराएंगे जो कि उनके ट्रेडिंग बिजनेस में और ज़्यादा प्रॉफिट जो है वो गेन करा सके. अब वो ऐसी कौन सी क्रॉप्स थी जो वो ग्रो कराना चाहते थे? सो एज यू ऑल नो दैट ब्रिटेन इज़ अ स्मॉल कंट्री. ब्रिटेन एक छोटा सा कंट्री है. अब वो बेसिकली एक इंडस्ट्रियल कंट्री है. तो वहाँ की पॉपुलेशन की जो फूड ग्रेन्स की रिक्वायरमेंट्स थी, एक तो ऑलरेडी वो इंडिया पूरी करेगा. उसके साथ साथ उनकी इंडस्ट्रीज़ को चलाने के लिए रॉ मटेरियल की भी ज़रूरत थी. अब वो रॉ मटेरियल भी इंडिया से ही ब्रिटेन जो है वो पहुँचाया जा रहा था. सो इन द लेट 18th सेंचुरी ब्रिटिशर्स ने ट्राई किया टू एक्सपैंड द प्रोडक्शन ऑफ द ओपियम एंड इंडिगो, कि इंडिगो और ओपियम की प्रोडक्शन जो है उसको बढ़ाया जाए. एट द सेम टाइम उन्होंने कल्टीवेटर्स को बोला कुछ और क्रॉप्स भी ग्रो करने के लिए. अब वो कौन कौन सी क्रॉप्स थी देखिए, यहाँ आपको स्लाइड में दिखेगा. इन बंगाल एंड बिहार दे डिसाइडेड टू एक्सपेंड इंडिगो. इंडिगो की क्रॉप्स जो है वो ग्रो की जाए. अब इंडिगो क्या होता है अभी मैं आपको अभी आगे बताऊंगी इसके बारे में. देन इन महाराष्ट्र एंड पंजाब कॉटन की प्रोडक्शन को एक्सपेंड किया गया. देन अगेन इन उत्तर प्रदेश शुगर केन. आसाम एंड केरला में टी प्लांटेशन को प्रमोट किया गया. इन बंगाल जूट एंड पंजाब में फिर से वीट की जो प्रोडक्शन थी उसको बढ़ाने के लिए जो है वो कोशिश की गई. अब इससे ब्रिटिश को क्या फ़ायदा पहुंच रहा था? बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंच रहा था. ये उनके पैसे को और ज़्यादा मल्टीप्लाई कर रहे थे. मीन्स यहाँ से ये सारी चीज़ें जो थी वो ब्रिटेन भेजी जाती थी और ऊंची कीमत के ऊपर वहाँ बेची जाती थी. और इनमें सबसे ज़्यादा जिस क्रॉप को प्रमोट किया गया उस समय डेट वाज द इंडिगो. तो इंडिगो इतना इम्पॉर्टेंट क्यों था? तो उसके लिए पहले ये समझ लीजिए कि इंडिगो था क्या. व्हाट वाज द इंडिगो? ये जो आपको इस स्लाइड में एक ब्लू कलर नज़र आ रहा है ना, दिस वाज द इंडिगो. बेसिकली इट वाज ऑब्टेन्ड बाय द प्लांट. एक प्लांट होता था इंडिगो का. यहाँ स्लाइड में देखिए दिस टाइप ऑफ प्लांट. ये फ्लावर्स नज़र आ रहे हैं ना, पर्पल पर्पल. ये प्लांट होता था और इसको फिर फैक्ट्री में ले जाया जाता था. इसके साथ में ये पाउडर बनता था एंड इस पाउडर का यूज़ किया जाता था फिर क्लोथ्स को डाई करने के लिए. नील जिसको आप बोलते हो. तो आजकल तो आप सिंथेटिक डाई का यूज़ करते हो ना, उस समय इससे इस टाइप के प्लांट से ये कलर बनता था. और इससे कलर जो बन रहा है उसकी इतनी डिमांड क्यों है? उस समय यूरोप में सबसे ज़्यादा इसकी डिमांड है और इंडिया वाज द मेन एक्सपोर्टर. सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट ही इंडिया से होता था. तो इससे जो कलर बनता था इंडिगो से, डेट गेव द रिच कलर. बहुत ब्राइट कलर बनता था. मीन्स कि उससे कपड़े बहुत ब्यूटीफुल लगते थे. तो डैट वॉज वाई इट वॉज गिवन द प्रेफरेंस. सब जगह इसको प्रेफर किया जाता था. कपड़ों को कलर करना है तो जी इंडिगो चाहिए. और कलमकारी प्रिंट हैं उस समय जो बन रहे थे इंडिया में इन द 20th सेंचुरी. और ये मॉरिस कॉटन प्रिंट है जो कि लेट 19th सेंचुरी इंग्लैंड में बन रहा था. इन दोनों ही पिक्चर्स में, दोनों ही प्रिंट्स में आपको क्या सिमिलैरिटी दिख रही है? दिस ब्लू कलर. ये जो कलर दिया जाता था कलर प्रिंट करने के लिए, इट वॉज विद द इंडिगो. ये इंडिगो से कलर दिया जाता था.
तो इंडियन क्लॉथ तो ऑलरेडी मार्केट में जो है वो धूम मचा रहे थे उस समय, लेकिन साथ साथ इंडियन कलर की भी बहुत डिमांड थी। इसके इसी टाइम यूरोप में एक और प्लांट था जिसका नाम था वुड। उससे भी कलर बनता था, ब्लू कलर ही बनता था उससे। बट क्या होता था कि वो जो कलर होता था वो थोड़ा पेल और डल कलर होता था, तो इतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं आते थे जितने कि इंडिगो से आ रहे थे। तो डेट इज़ वाई कि वोट की जगह सब जो थे वो इंडिगो को प्रेफर करते थे। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है वोड को और इंडिगो को लेके, कि उस समय जो वोड की प्लांटेशन होती थी ना यूरोप में, तो जो कल्टीवेटर्स थे उन्होंने अपनी अपनी गवर्नमेंट को प्रेशराइज किया कि क्योंकि हमें इंडिगो से टफ कंपटीशन जो है वो मिलता है, तो आप एक काम कीजिए, यूरोप में अलग अलग जगह पे जहाँ भी डिफरेंट जो रूल्स थे उनको बोला कि आप इंडिगो को बैन कर दीजिए, कि यूरोप में इंडिगो नहीं आना चाहिए। इतना ज़्यादा मतलब उस समय टफ कंपटीशन इंडिगो जो था वो दे रहा था यूरोपियन मार्केट में। और सिर्फ इंग्लिश पीपल ही नहीं, फ्रेंच जो थे कैरेबियन आइलैंड में वो ग्रो करवा रहे थे इंडिगो। देन ब्राज़ील में पोर्तुगीज़ भी इंडिगो की कल्टीवेशन कराया करते थे। वेनेजुएला में स्पेनिश जो थे वो करा रहे थे। और जैसे जैसे इसकी डिमांड इंक्रीज हो रही थी, 1783 से लेके 1789 के बीच, ड्यू टू वेरियस रीजंस क्या हुआ कि इंडिगो की कल्टीवेशन डिक्रीज होने लगी। और जब उन प्लेसेस पे इंडिगो की कल्टीवेशन डिक्रीज होने लगी, सप्लाई लेस हो गई, तो ब्रिटिश जो थे दे बिकम मोर कीनर कि उनको जो है इंडिगो चाहिए, कहीं से भी इंडिगो चाहिए। तो उन्होंने अपना ध्यान इंडिया की तरफ लगाया। उन्हें लगा कि इंडिया इज़ द बेस्ट प्लेस टू ग्रो द इंडिगो। डैट इज़ वाई कि इंडिगो जो था उसकी ग्रोथ को यहाँ पे एक्सपेंड किया गया। तो जैसे ही लगा कि इंडिगो के लिए इंडिया बेस्ट प्लेस है, तो यहाँ पे कल्टीवेशन स्टार्ट करा दिया गया। एंड बंगाल बिकम द मेन एक्सपोर्टर। सबसे ज़्यादा यहाँ से इंडिगो बाहर जा रहा था। 1810 में नियर अबाउट 95% ऑफ इंडिगो वॉज इम्पोर्टेड टू ब्रिटेन फ्रॉम बंगाल। सिर्फ बंगाल स्टेट से इतना इंडिगो गया। और जैसे जैसे ट्रेड बढ़ने लगा, बिजनेस एक्सपेंड होने लगा, तो क्या रिजल्ट निकला कि अलग अलग कमर्शियल एजेंट्स यूरोप से और इवन कंपनी के जो ऑफिशियल्स थे उन्होंने भी इंडिगो में इन्वेस्टमेंट करनी शुरू कर दी। उन्हें लगा कि ये बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस है इस समय। तो बहुत सारे इंग्लिशमैन आके उन जगहों पे इंडिया में सेटल हो गए। उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी से जो थे लोन्स लिए एंड इवन लैंड जो था वो रेंट पे लेना शुरू कर दिया to start the indigo cultivation. So now two systems were used to cultivate the indigo. Indigo की cultivation के लिए दो system use किए गए. One was the niche system and the second one was the riot system. अब देखिए ये systems क्या होते थे दोनों. First of all we will talk about the niche system. Okay. So देखिए in niche system planters produce indigo on their directly controlled land. अब बहुत सारे इंग्लिश ऑफिशियल्स जो थे, ब्रिटिश ऑफिशियल्स, और बहुत सारे कमर्शियल एजेंट्स जो ब्रिटेन से या यूरोप के दूसरे हिस्सों से इंडिया में आ गए थे, उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से लैंड ले लिया रेंट के ऊपर, ठीक है, या परचेज भी कर लिया। तो उन्होंने क्या करना शुरू किया, उस अपने लैंड के ऊपर डायरेक्टली लेबर हायर करनी शुरू कर दी। और उनको बोला, वेजेस दिए जाते थे, बहुत मीगर, मतलब बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ वेजेस वर पेड, कम से कम मजदूरी दी, और उनसे जो है कल्टीवेटर्स बुला के वहाँ पे काम ले लिया जाता था ऑन द फर्टाइल लैंड्स। लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स को जो है वो हायर कर लिया जाता था कि आपको यहाँ पे इंडिगो की कल्टीवेशन करनी है। अब इस सिस्टम में देखो क्या ड्रॉबैक्स थे कि ब्रिटिश ने या जो भी प्लांटर है उसने तो लैंड लिया है रेंट के ऊपर या परचेज किया है, ही वांटेड टू अर्न द मोर एंड मोर प्रॉफिट, वो तो ज़्यादा से ज़्यादा इंडिगो ग्रो करना चाहेगा। एट द सेम टाइम जो कल्टीवेटर होते थे
उनको बहुत दिक्कत आती थी कल्टीवेशन करने में। एक तो उन्हें वेजेस बहुत कम दिए जा रहे हैं, सेकेंडली जिस लैंड के ऊपर वो कल्टीवेशन करते थे डेट वाज नॉट सो फर्टाइल, क्योंकि फर्टाइल लैंड तो उस समय ऑलरेडी ऑक्यूपाइड था फॉर द अदर वर्क्स। या तो वहाँ पे लोग ऑलरेडी रह रहे थे, लार्ज पॉपुलेशन वाज रिसाइडिंग इन दैट एरिया, तो उनको तो इतनी पॉपुलेशन को वो डिस्प्लेस नहीं कर सकते थे। सेकेंडली वहाँ पे जो मतलब जिन एरियाज़ में या तो ऑलरेडी राइस की कल्टीवेशन हो रही है, तो डेट वो वहाँ पे कल्टीवेटर्स भी बिजी रहेंगे, मींस उनके पास ऑलरेडी राइस की कल्टीवेशन के लिए वो हायर्ड हैं, तो वो आके इंडिगो के कल्टीवेशन करना ही नहीं चाहते थे। दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन ग्रोइंग द इंडिगो। इसके साथ साथ एक दूसरा मेथड भी यूज़ किया गया, डेट वॉज द रॉयल्टी सिस्टम। अब देखिए रॉयल्टी सिस्टम क्या था। रॉयत का मीनिंग हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था। व्हाट वाज द रॉयत? रॉयत मीन्स फार्मर, फार्मर के लिए वर्ड यूज होता है रॉयत। तो प्लांटर्स जो थे यहाँ पे क्या करते थे, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लेते थे रॉयत से, मतलब फार्मर से, जिसके पास वो फार्मर जिसके पास अपना लैंड है। और क्या करते थे उसको, इट वॉज ऑल्सो नोन एज सट्टा। तो एक लोन पास कर देते थे उसको, कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया, उसको मन बहलाया फुसलाया कि देखो हम तुम्हें एडवांस में पैसे दे रहे हैं काम करने के लिए, सीड्स भी दे रहे हैं। तो रॉयट्स को क्या करना होता था, अपने लैंड के ऊपर अपना जो उनका फील्ड होता था उसके 25% एरिया में उन्हें इंडिगो ग्रो करना होता था। और जब इंडिगो ग्रो हो जाता था तो वो डेट हैज़ टू बी डिलीवर टू द ब्रिटिशर्स, वो ब्रिटिश को जाके दे देना होता था। एज सुन एज दे गिव इट टू द ब्रिटिशर्स, न्यू लोन वॉज सैंक्शन, उसके साथ ही उन्हें दोबारा से लोन दे दिया जाता था अगले साल के लिए। अब इस सिस्टम में देखो क्या ड्रॉबैक्स थे। शुरू शुरू में तो जो फार्मर्स थे उनको बहुत, दे वर वेरी टेम्पटेड कि उनको लोन्स मिल रहे हैं, एडवांस में पैसा मिल रहा है, बहुत प्रॉफिट होगा, उन्होंने हंसी खुशी कॉन्ट्रैक्ट साइन करने शुरू कर दिए। बट वंस दे साइंड, उनको लगा कि अब तो वो ट्रैप्ड हो गए हैं, जाल में फंस गए हैं इन द व्हाट, कि एक बार लोन ले लिया तो उसके बाद वो लोन्स कभी चुकाए ही नहीं जाते थे, एक अनएंडिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाता था। इनकम इतनी मीगर होती थी, शुरू में लगता था कि खूब सारे पैसे मिल गए हैं, बट वो सारे पैसे तो कल्टीवेशन में ही खर्च हो जाते थे, उनके पास अपनी पर्सनल जो प्रॉफिट होता था वो बिल्कुल कुछ भी नहीं होता था। इवन जो लैंड था उसकी भी फर्टिलिटी डे बाय डे लेस होती चली जाती थी। क्यों? क्योंकि इंडिगो एक ऐसी क्रॉप थी कि अगर आप उसको जिस सॉइल में ग्रो करते हैं उसके बाद उस सॉइल की फर्टिलिटी खत्म हो जाती है एंड इट बिकम्स अनफिट टू ग्रो द राइस ऑल्सो, वहाँ पे फिर दोबारा से राइस भी नहीं ग्रो कर सकते आप। तो अब फार्मर्स जो थे उनको लगा कि दे आर ट्रैप्ड, उनको तो जाल में फंसाया गया है, तो उन्होंने इसके अगेंस्ट जो है वो प्रोटेस्ट करना शुरू किया कि हम तो इंडिगो ग्रो नहीं करेंगे, वी वांटेड टू ग्रो राइस, हम राइस ग्रो करना चाहते हैं, जूट ग्रो करना चाहते हैं। इवन दे वांटेड टू ग्रो द क्रॉप्स के जिससे उनको घर के लिए भी कुछ ग्रेन्स मिल सकें। अब ये एक ऐसी क्रॉप थी जो कि पूरी की पूरी मार्केट में जाके ही बिकेगी उनकी, मतलब इससे उनको घर के लिए तो कुछ मिल ही नहीं रहा था। तो जैसे जैसे उन्हें लगना शुरू हुआ और ये सिस्टम ऑप्रेसिव होता चला गया उनके लिए, तो दे बिकम रेबेलियस, उन्होंने रिवोल्ट करने शुरू किए। अब यहाँ पे देखिए आपको एक स्लाइड में दिखेगा यहाँ पे किस टाइप से इंडिगो की कल्टीवेशन जो थी वो कराई जाती थी। सो व्हाट हैपेंड नेक्स्ट, कि देखिए 1859 में एक रेबेलियन होता है बंगाल में, नाडिया विलेज से ये रेबेलियन स्टार्ट हुआ। जो फार्मर्स थे दे रिफ्यूज्ड टू पे द रेंट्स टू द प्लांटर्स, उन्होंने बोला कि अब हम बिल्कुल पे नहीं करेंगे। एंड नॉट ओनली दिस, दे अटैक्ड ऑन द इंडिगो फैक्ट्रीज ऑल्सो, उन्होंने इंडिगो की फैक्ट्रीज पे अटैक करना शुरू कर दिया। बहुत सारे विलेजेस के हेडमैन जिनको फोर्सफुली साइन कराए गए थे कॉन्ट्रैक्ट्स, वो भी आके उन फार्मर्स के साथ में, रॉयट्स के साथ में रिवोल्ट में शामिल हो गए। और बहुत सारी प्लेसेस के ऊपर जो थे फिर ये रिवोल्ट स्प्रेड होता चला गया। इवन जो रेबेलियन पीपल थे ये, इन्होंने जहाँ देखा कि जो ज़मींदार्स हैं या लैंडलॉर्ड्स हैं जो ब्रिटिशर्स का साथ दे रहे हैं, इन्होंने उनके खिलाफ भी रिवोल्ट शुरू कर दिया, उनके घरों में आग भी लगा दी
वॉयलेंट मतलब बहुत एक्शंस लिए, अपने पास जो भी आर्म्स वगैरह थे, हथियार वगैरह का इस्तेमाल करा, और मतलब डिमांड कर रहे थे डेट वी विल नॉट ग्रो इंडिगो नाउ, अब चाहे कुछ हो जाए, वी विल रादर बैक देन टू ग्रो द इंडिगो, इंडिगो नहीं उगाएंगे चाहे भीख मांगनी पड़े। तो बहुत सारी प्लेसेस पे तो इन लोगों को लग रहा था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारा साथ देगी, बट ब्रिटिश पूरे तरीके से किसके साथ है, वो इंडिगो प्लांटर्स के साथ है, क्योंकि बहुत सारे इंडिगो प्लांटर्स ऑलरेडी कंपनी के ऑफिशियल्स भी थे। और ये वो टाइम था बिकॉज इन 1859 में रिवोल्ट हुआ, तो बहुत सारे ऐसे स्कॉलर्स थे उस समय जो कि उन अर्बन एरियाज को छोड़ के रूरल में पहुंच गए, और बहुत कुछ इस रिवोल्ट के ऊपर लिखा भी गया, ब्लू रेबेलियन के ऊपर लिखा गया। इट इज ऑल्सो नोन एज द ब्लू रेबेलियन, ब्लू मीन्स ब्लू कलर, इंडिगो के अगेंस्ट जो है वो रिवोल्ट हुआ। तो ब्रिटिश ने लास्ट में क्या किया, इन लोगों को कंट्रोल करने के लिए मिलिट्री बुला ली, और ऑलरेडी वो सेफ गार्ड कर रहे थे अपने प्लांटर्स को। फाइनली क्वीन विक्टोरिया जो है उसने ऑर्डर किया मैजिस्ट्रेट को, मैजिस्ट्रेट ऑफ बारसात उस समय थे, उनका नाम था एशली एडन, उनको ऑर्डर किया गया टू सॉर्ट आउट द होल मैटर, कि पूरे इस मैटर में चल क्या रहा है इसको देखा जाए, और ये कहा कि वो देखें कि जो इंडिगो के कल्टीवेटर्स हैं उनको फोर्स ना किया जाए कॉन्ट्रैक्ट्स को साइन करने के लिए। सो एक कमीशन सेटअप हुआ फिर इंडिगो कमीशन के नाम से, एंड उस कमीशन ने पूरे मैटर को चेक किया, एंड इट केम विद सम ऑफ द कंक्लूजन्स। क्या कंक्लूजन निकाला उन्होंने, फाइंड आउट किया कि प्लांटर्स जो थे देवर टोटली गल्टी, उनकी सारी मतलब देवर डूइंग रॉन्ग थिंग्स विद द कल्टीवेटर्स। एक चीज अच्छे से समझ लीजिए बेटा, प्लांटर कौन थे, प्लांटर वो जो ग्रो करवा रहे थे, यूरोपियन प्लांटर्स जो ग्रो करवाते थे, और कल्टीवेटर कौन था, कल्टीवेटर जो ग्रो करता था, जो गरीब किसान था, ठीक है। सो द प्लांटर्स वर फोर्सिंग, प्लांटर्स जो थे वो फोर्स कर रहे थे रॉयट्स को टू एंटर इन द कॉन्ट्रैक्ट। तो इंडिगो कल्टीवेशन जो थी रॉयट्स के लिए बिल्कुल भी कहीं से कहीं तक प्रॉफिटेबल नहीं थी। तो रॉयट्स को क्या बोला गया कि आप अब वाले अपने कॉन्ट्रैक्ट तो पूरे कर दो, लेकिन आगे से आपको कोई फोर्स नहीं करेगा कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए। इवन रिवोल्ट के बाद भी जो इंडिगो की प्रोडक्शन थी वो बंगाल में तो ख़त्म होती चली गई, लेकिन बिहार की तरफ जो प्लांटर्स थे वो माइग्रेट हो गए, वहाँ चले गए, उन्होंने वहाँ पे जाके इंडिगो की कल्टीवेशन जो थी वो करानी शुरू कर दी, और ये ऑप्रेसिव सिस्टम फिर बिहार में भी चलता रहा। और इसका रिजल्ट ये निकला, यू माइट हैव हर्ड अबाउट द चंपारण सत्याग्रह। महात्मा गांधी की लीडरशिप में 1917 में बिहार के चंपारण में भी, चंपारण एक प्लेस आती है जहाँ पे कि इंडिगो के प्लांटर्स के अगेंस्ट जो है एक सत्याग्रह चलाया गया था फिर, टू स्टॉप दिस टाइप ऑफ प्रैक्टिस, इस काम को बंद कराने के लिए। तो फाइनली कब बंद होती है ये प्रैक्टिस, फाइनली जब यूरोप में सिंथेटिक डाई इन्वेंट हो गया। तो मीन्स कि सारे के सारे प्रोड्यूसर्स जो थे फिर सिंथेटिक कलर का इस्तेमाल करने लगे, अब उन्हें इस इंडिगो की कोई ज़रूरत नहीं रही। और नेक्स्ट थिंग कि इतने ज़्यादा रिवोल्ट्स के बाद, इतने ज़्यादा आंदोलन के चलते जो ब्रिटिश थे आखिरकार उन्होंने यहाँ पे फिर इंडिगो की जो प्रोडक्शन थी उसको धीरे धीरे करके ख़त्म ही कर दिया। So this was your whole chapter. I think all the concepts are clear. Now it is the quiz time. अब quiz है आपके लिए. Your 3 questions are on the screen. So first question is, what were the 2 systems of indigo cultivation? Now second question is, name the Indian leader involved in the Champaran Satyagraha. And your final third question is, what was the Morris Print? So answer these questions in the comment box as soon as possible. And this was the whole for today. Stay connected with us for new video lectures.